दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। हिंदी भाषी क्षेत्र के जिन 3 प्रमुख राज्यों में असेंबली का चुनाव हो रहा है, उसमें 2 राज्य आज निपट गए। निपट गए का मतलब कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहला चरण 7 तारीख को ही खत्म हो गया था। 2 चरणों में मतदान था, छोटा राज्य होने के बावजूद, सिर्फ 90 सीटें होने के बावजूद। और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, लेकिन आज ही उनका पूरे राज्य में मतदान आज संपन्न हो गया। तो इस तरह से 2 राज्य मतदान से निपट गए। अब इंतजार है उनके नतीजे का। राजस्थान में 23 तारीख को मतदान होना था, लेकिन अब वो 25 तारीख को होगा, क्योंकि 23 तारीख को बताया गया कि राजस्थान में इतनी सारी शादियां हैं और लोग उसी दिन शादी करने के लिए काफ़ी लालायित रहते हैं। देव उठनी एकादशी, वो उस दिन देवता उठते हैं अपनी निद्रा से, ऐसी मान्यता है, ऐसा मिथक है, और ये बरसों बरस से चला आ रहा है। तो लोग इतनी ज़्यादा शादियां करते हैं, लोग समझते हैं कि ये बहुत शुभ होगा आज शादी करना। तो इसलिए निर्वाचन आयोग को भी लोगों की बात के आगे झुकना पड़ा, और पॉलिटिकल पार्टी, दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा साहब हम 23 को इलेक्शन नहीं करेंगे। तो बहरहाल 6 दिन बाद इलेक्शन होना था, अब वो 8 दिन बाद इलेक्शन होगा, यानी 25 तारीख को वहाँ पर मत डाले जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह जो आज मतदान हुआ है, उसके बारे में प्रामाणिक तौर पे तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो कुछ देर के बाद बिल्कुल साफ आ जाएगा कि कितने परसेंट कहां हुआ। लेकिन अनुमान जो अब तक का है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये 70-75 से भी ऊपर जा सकता है, यानी 73, 74, 75 के बीच में कहीं रहेगा, या हो सकता है कुछ इलाकों में इससे भी ज़्यादा हो जाए। मतदान जो अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा हुआ बताया गया है। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आंकड़े होते हैं उनका हमें इंतजार करना चाहिए। आज हम देखें कि आखिर इसका जो ट्रेंड है आज के मतदान का, और जो दावेदारियां थीं उनमें क्या स्थिति बनती नजर आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता किस तरह देख रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का चुनाव, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, और न तो मैं भविष्यवाणियों में, चुनावी भविष्यवाणियों में तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि जनता कब क्या मिजाज बना लेगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज कितना रिझा लेगी, अपने देश के चुनाव राजनीतिक सोच से ज़्यादा बहुत सारे मोबिलाइजेशन के तौर तरीके जो आजकल निकल आए हैं, तिकड़म निकल आया है, भरपूर मनी पावर, मसल पावर तो कम हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। निर्वाचन आयोग के ने शुरू के दौर में टीएन सेशन से लेकर वाईएस कुरैशी तक बहुत अच्छे जो काम किए थे, उसकी वजह से मसल पावर तो खत्म हुआ, लेकिन मनी पावर इतना बढ़ गया कि उसका तो कोई पैरेलल नहीं, कोई उसकी कोई सीमा नहीं है। कभी ऐसा नहीं देखा गया जितनी मनी पावर आज अपना रोल अदा कर रहा है हमारे देश के चुनाव में। आप इलेक्शन बॉन्ड के बारे में जानते ही हैं कि कैसे एक ही पार्टी को सबसे अधिक धन जा रहा है, और इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अब देखना है कि क्या होता है इस पर। बहरहाल, हम इस पर बहस करने के बजाय आज ये देख रहे हैं कि इलेक्शन का जो ट्रेंड है अब तक छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस जो है अपने, जो उनका मुख्य प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, 2 ही पार्टियां छत्तीसगढ़ में भी हैं मध्य प्रदेश की तरह। चुनाव तो लड़ रही हैं बहुत सारी पार्टियां, छोटी छोटी और पार्टियां भी, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव वहां लड़ रही है। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में जो है, बीजेपी में छत्तीसगढ़ में, उसमें कांग्रेस जो है पूरे चुनाव के दौरान जितने उस पर प्रहार हुए, किसी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो कप्तानी करते नजर आए, और स्वयं उनके जो सेकंड मैन हैं कैबिनेट में, उन्होंने भी कह दिया, टीएस सिंहदेव जी, कि भाई वो हमारे कप्तान हैं।
तो उनकी कप्तानी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह यूनाइटेड होकर इस बार चुनाव लड़ी। इतनी यूनिटी, जबरदस्त यूनिटी। खैर, यूनिटी पिछली बार भी थी 2018 के चुनाव में, लेकिन इस बार जितने प्रहार भूपेश बघेल और उनके सलाहकारों, उनके कार्यकर्ताओं, उनके अफसरों पर किए गए हैं इस बार, और वो प्रहार राजनीतिक प्रहार ही नहीं, प्रशासनिक प्रहार भी हुए हैं। तरह तरह के प्रहार हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सबने क्या क्या नहीं कहा। माने कोर्ट में कोई फैसला हो उसके पहले ही मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचारी, अनाचारी, पता नहीं क्या क्या कहा गया, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति और सिंपैथी बढ़ गई है कि भाई आखिर क्या बात है कि इलेक्शन के दरमियान ये सब कहा जा रहा है। इलेक्शन की घोषणा हो गई है, लेकिन आप किसी आदमी को दुर्ग में पकड़ हिरासत में लेते हैं और उससे कहवाते हैं कि साहब मुख्यमंत्री को इतने करोड़ हो गया, इतने करोड़ दे दिया गया, इतना इतना ये हुआ, इतना वो हुआ। तो इसका जो असर है, ऐसा वहाँ के जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं छत्तीसगढ़ के, हमने कई लोगों से बात की और कई लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो साफ बढ़त नजर आ रही है, उसका एक बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी अपने अपने ऊपर निर्भर नहीं थी। सब कुछ जो है केंद्र के ऊपर उसका था। यानी नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा था छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल खोए हुए हैं अपने इलाके में। पूरा एक 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 ऐसा व्यक्ति जो लगातार कई साल मुख्यमंत्री रहा हो छत्तीसगढ़ में, और वो पूरे स्टेट में एक बड़े नेता के तौर पे एक फेस बनकर पार्टी का ना उभर सके, ये छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी ने ऐसा ही दर्शाया। मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में मामला है, बेहतर कांग्रेस की परफॉर्मेंस के संकेत जो दिए जा रहे हैं उसमें दम है। लेकिन इलेक्शन का जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। हम तो केवल ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस को एक लगता है कि एक बड़ी ताकत उसको मिल सकती है, जिस तरह की यूनिटी है और जिस तरह उनकी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर जिस तरह की लोगों में उत्सुकता है। अब दोस्तों, अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तस्वीर इतनी साफ नहीं है, लेकिन एक बदलाव की आकांक्षा जिसके बारे में लोग कहते हैं, मध्य प्रदेश में जिससे भी बात कीजिए वो कहते हैं कि साहब बदलाव की आकांक्षा लोगों में है। लेकिन मध्य प्रदेश एक बिल्कुल अलग ढंग का प्रदेश है। हालांकि छत्तीसगढ़ उसी से कट कर बना है, लेकिन आज भी अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश अलग अलग उसके इलाके हैं। सतना और रीवा में आप चले जाइए तो आपको यूपी के इलाहाबाद से लेकर के और आसपास के जो इलाके हैं उनकी झलक मिलेगी। बुंदेलखंड का इलाका है, उसमें बिल्कुल अलग उसका मिजाज है। मालवा का मिजाज अलग है, महाकौशल का मिजाज बिल्कुल अलग है, थोड़ा महाराष्ट्र की उसमें गंध आएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश की राजनीति और वहाँ की सामाजिकता, उन दोनों की जो विशिष्टता है वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो रीजनल लेवल पर जो डाइवर्सिटी है वो अगर रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होती है, अलग अलग सोच लोगों का अगर है और उस सोच के आधार पर लोग अलग अलग ढंग से, अलग अलग पैटर्न से उनका वोटिंग पैटर्न होता है, तो ये जो चुनाव का नतीजा है, मैं नहीं जानता कि क्या इसका क्या चेहरा उभर कर आएगा। लेकिन यकीनन मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी इस कदर है कि पहले तो वो और ज्यादा नजर आ रही थी। कुछ महीने पहले तक बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी के स्वयं नेता भी बड़े हताश थे। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक संसाधन के बल पर, अपने टॉप लीडर्स के बल पर, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की कैंपेनिंग के बल पर, और आरएसएस का जो काडर है, गली गली, गांव गांव, हर जगह, उसके बल पर उन्होंने काफी रिकवर किया है। अपनी जो जो पीछे हो गए थे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने बढ़त अर्जित कर ली है, लेकिन निस्संदेह उन्होंने अचीव किया है। पहले से जो उनकी स्थिति बहुत खराब थी उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। लेकिन क्या वो इतने आगे बढ़ पाए हैं कि वो कांग्रेस को फिर इस बार पीछे कर दें? पीछे तो पिछली बार नहीं कर पाए थे, परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा था, सीटें लेकिन
9 थीं और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थीं और इसीलिए कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिस सरकार का एक तरह से अपहरण हो गया, ऐसा कांग्रेसी लोग कहते हैं। ये उनकी भाषा है कि भाई हमारी सरकार का अपहरण हो गया। हमारी सरकार जो बनी थी 2018 में जनता के आदेश से, जनादेश जो था कांग्रेस के लिए था, लेकिन उसकी चोरी कर ली गई, उसकी डकैती कर ली गई। ऐसे ऐसे शब्द कांग्रेस के टॉप लीडर्स भी निकालते हैं, स्वयं राहुल गांधी भी कह चुके हैं। तो अब थोड़ी बात हम उस हड़प पर बात कर लें या चोरी पर बात कर लें, जो जनादेश की चोरी जिसको कहा गया है। दोस्तों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कैसे 2020 में 2018 के चुनाव के बाद जो सरकार बनी, वो कुछ महीने बाद, यानी करीब करीब 1.5 साल के बाद वो सरकार चली गई और फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। वो गए इसलिए कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, जो कांग्रेस के नेता के तौर पे उभर कर आए थे, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने रोल अदा किया था कांग्रेस पार्टी को 114 सीटों तक पहुंचाने में, क्योंकि उनके इलाके में भी कांग्रेस ने अच्छी सीटें पाई थीं। जिस इलाके से वे आते हैं, चंबल, ग्वालियर वगैरह, मुरैना, इस इलाके में। लेकिन वो चले गए बीजेपी में, उनके समर्थक पहले गए, फिर वो भी गए, तमाम लोग, और इस तरह से विखंडन हो गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के कारण ही ये सरकार शिवराज सिंह चौहान की बनी। इसमें तो सभी जानते हैं, ये बात असलियत है। तो इसका लेकिन फिर भी लोग जो हैं इस बात से बहुत नाराज इस बार नजर आए हैं मध्य प्रदेश में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर बीजेपी ने जो स्प्लिट कराया और जिस तरह सरकार का अपहरण हो गया, ऐसा माना जाता है कि कमलनाथ के ये पक्ष में बात जाती है। हमने इस बारे में बात की है एक बहुत ही जाने माने पत्रकार, लेखक गिरीश मालवीय से। गिरीश मालवीय की एक मैं सोशल मीडिया पर एक कमेंट, उनकी टिप्पणी पढ़ रहा था। मुझे लगा कि उनसे बात करनी चाहिए। उनका कहना है कि जब वो मतदान देकर आए तो उन्होंने कहीं बात की और लोगों से कहा कि भाई हम तो बदला लेने चले गए, क्योंकि कोई बात हो रही थी कि क्रिकेट मैच में किस टीम ने किसके साथ बदला लिया, किस ईयर का बदला लिया। तो उन्होंने कहा हम तो जो जनादेश था पिछली बार, उसका अपहरण जिस तरह से हुआ, उसके एक तरह से हम बदले के लिए मतदान किए होंगे, इस तरह की बात उन्होंने की। तो मैंने सोचा कि क्यों न गिरीश जी से, स्वयं बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं, हम मध्य प्रदेश के और पूरे देश में हिंदी क्षेत्र में उनको जाना जाता है, तो हमने उनसे बात की। गिरीश, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपकी टिप्पणी पढ़कर मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि लोगों ने एक तरह से बदलाव की आकांक्षा के लिए बदला लिया है, क्योंकि पिछली सरकार जब बनी उस सरकार को अपदस्थ कर दिया गया दल बदल से, तो ये जो केवल आपकी भावना है या मध्य प्रदेश में आप जैसे जो लोग हैं, युवा या युवा तुर्क लोग या आम जनता, हर क्षेत्र के, हर उम्र के, क्या उनमें भी गुस्सा है उस 2020 का, या केवल पढ़े लिखे कुछ लोगों में है? 2020 का वो कृत्य याद आ रहा है वाकई में, जब कमलनाथ जी की सरकार को यहाँ पे गिरा दिया गया और उस सरकार गिराने के जो मुख्य किरदार थे वो थे सिंधिया जी। हम सभी जानते हैं कि आज वे अच्छे खासे मंत्री पद पे आसीन हैं। लेकिन एक बात हमको ये भी ध्यान देना होगी कि 2018 में जब सत्ता आई थी तो सिंधिया जी अपने जो अंचल है, चंबल ग्वालियर वाला संभाग है, उसमें वो अच्छी सीटें लेके आए थे। लगभग 34 में से, उस संभाग में 34 सीटें आती हैं, तो लगभग 24 सीटें वो लेके आए थे। और 34 सीटें जो मतलब 24 सीटें लाने से उनका जो एक कॉन्फिडेंस था वो एक बड़ा हुआ था उस टाइम पे। लेकिन आज जो मतदान का दिन है, जब हम 2023 में आज बैठे हुए हैं और आज मतदान है 2018 के बाद 5 सालों के बाद, तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो सिंधिया जी के इस कारनामे को देख के उस दिन बड़ी चकित हुई थी। और उसका कहीं ना कहीं उसके दिल में ये चीज़ ज़रूर थी, एक मध्य प्रदेश के मतदाता के दिल में, कि ये कहीं ना कहीं धोखा हुआ है उनके साथ में। देखिए, बहुत स्पष्ट मतदान तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला था उस समय भी, लेकिन सरकार चल रही थी और अच्छी चल रही थी। हमने बहुत सारे लोगों से भी बातचीत की, उनका भी कहना था कि कमलनाथ की सरकार उस वक्त अच्छा काम कर रही है और इसके ये उन
जिन लोगों से हमने बात की वो काफ़ी संघ से जुड़े हुए लोग थे और उनका भी कहना था कि जो कमलनाथ जी की सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन अचानक से उस दिन जो सारा घटनाक्रम घूमा है और उसके बाद जो जिस तरह की परिस्थितियाँ सामने आई हैं उसका जरूर बदला निकालने के लिए लोग जरूर आतुर हैं। और ये जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट अगर पड़ने जा रहा है इस मामले में, वो पड़ने जा रहा है ग्वालियर के ही जो संभाग है, ग्वालियर का जो अंचल है, चंबल का इलाका है, भिंड, मुरैना, और उसी उसी जो इलाके में कांग्रेस को इस बार अच्छी खासी मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। देखिए, दरअसल बात यह है कि जो वहाँ के पुराने बीजेपी के से जुड़े हुए लोग हैं वो भी सिंधिया के इस बर्ताव से एकदम पलटी मार देने से वो भी एकदम आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि काफ़ी कुछ उनका भी सोच था कि एक लंबी परंपरा रही है उनकी सिंधिया के साथ में राइवलरीज की, लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि एकदम से वो चीज़ बदल गई। तो अब मुश्किल ये हो गई है उनके सामने कि वो किस तरह से उसको एडजस्ट कर पाए। मुझे नहीं लगता कि सिंधिया को लेके ग्वालियर संभाग के जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बहुत अधिक उस चीज़ से प्रसन्न थे। तो अब सिंधिया के जितने भी समर्थक हैं वो सारे बीजेपी में शामिल हुए, तो उससे जो बीजेपी के अंदर एक राइवलरी पैदा हुई है, एक जो असंतोष की भावना पैदा हुई, वो असंतोष की भावना उनकी पार्टी को भी नुकसान कर रही है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पूरा एक आम मतदाता के दिल में इस आज मतदान के दिन कहीं ना कहीं ये भावना जरूर रिफ्लेक्ट हुई है कि 2020 में जिस तरह से वो सरकार गिराई गई, तो उस सरकार को लेकर जो एक क्रोध की भावना थी कि कैसे वो सरकार गिरा दी गई। देखिए, उपचुनाव की बात जरूर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उपचुनाव में उतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं उभर के सामने आती हैं। और इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का भी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, एक तरह का अंडर करंट भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से निकल के आ रही हैं। स्थानीय जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके प्रति एक असंतोष की भावना दिख रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का बदला जरूर लेने जा रहे हैं। और 3 दिसंबर के हम दिन देखते हैं कि ये वाकई में ये क्या चीज़ सच में इसे हम बदला कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया गिरीश जी। तो दोस्तों, मैं कंक्लूड करूं अपनी बात, उसके पहले एक बात जरूर कहकर मैं आगे बढ़ूंगा कि भाई मध्य प्रदेश में मेरा अनुमान है कि जो बातचीत लोगों से मैं करता रहा हूं कि ये बहुत अच्छी जीत कांग्रेस की हो सकती थी इस चुनाव में, लेकिन कहीं न कहीं चुनावी रणनीति के स्तर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी, क्योंकि दो ही लोग सर्वे सर्वा हैं इस समय कांग्रेस के पास बीजेपी की तरह कोई बड़ा संगठन नहीं है, आरएसएस जैसा कोई काडर की एक लाइन नहीं है उनके पास, नेताओं की पार्टी है कांग्रेस, वैसे भी नेता ही सब कुछ होता है। तो कांग्रेस के पास 2 नेता हैं, एक का नाम दिग्विजय सिंह, दूसरे का नाम कमलनाथ और दिग्विजय में इस बात पर सहमति है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे, लिहाजा कांग्रेस के वो ऑफिशियल कैंडिडेट एक तरह से हैं। अब उसमें समस्या ये आई है कि जिलों में, तमाम जिलों में और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में न केवल मोबिलाइजेशन के स्तर पर देखा जाए तो ये सब कुछ जनता के हवाले है। जनता जहां पर बेहतर मोबिलाइजेशन करेगी, जनता जहां स्वयं मिल करके अपनी आकांक्षा के हिसाब से अगर वो बदलाव के पक्ष में है तो मतदाताओं को बूथ तक ले जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले जा पाई तो कैंडिडेट्स तो हैं उनके हवाले हैं, लेकिन पार्टी के स्तर पर बहुत जोर नहीं है, संगठन के स्तर पर जोर नहीं है। जहां प्रभावशाली कैंडिडेट्स होंगे उनको फायदा मिलेगा। तो ले देकर
जनता में बदलाव की आकांक्षा तो प्रबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आरएसएस की संगठन शक्ति के आगे कांग्रेस की जो लीडरशिप है दो नेताओं की, क्या वो कुछ कारगर ऐसा कदम वो बढ़ा सकेगी या बढ़ाया है उसने, जिससे कि वो संगठन शक्ति को भी मात दे दे? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश का चुनाव मैं समझता हूं कि अगर परसेंटेज ऑफ वोट बहुत ज्यादा होता है तो लोग कहेंगे कि ये बदलाव का वोट है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि कई बार आज के दौर में सिर्फ अधिक मतदान का मतलब सरकार विरोधी मतदान ही नहीं होता है, क्योंकि लोगों में जागृति आई है, पहले के मुकाबले लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो इसलिए परसेंटेज ऑफ वोट के बारे में पहले वाली धारणा अब काम नहीं करती है कि जैसे ही ज्यादा मतदान जहां दिखा तो लोग समझ लिए कि सरकार विरोधी मतदान है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति निश्चित रूप से मजबूत है, ताकतवर है। निर्भर यह करता है कि कमलनाथ और दिग्विजय ने संयोजन कैसे किया है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है इस चुनाव को। तो आज इतना ही, देखिए क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।